अध्याय 4 देख रहे हैं, भूमंडलीकृत विश्व का बनना। जब हम अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं या इकोनॉमी की बात कर रहे हैं और हम वहां तक पहुंच गए जब हम पूरे वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, किसी एक देश की बात नहीं कर रहे हैं, तो वैश्वीकरण जब होता है यानी पूरे विश्व की बात होती है, वैश्विक तौर पे बात होती है। और जब वैश्विक तौर पे जब बात होती है तो विश्व के किसी भी क्षेत्र में जो भी परिवर्तन आते हैं, चाहे वो युद्ध के नाम पे क्यों ना हो, चाहे दो देश लड़ रहे हो, चाहे मल्टीपल देश लड़ रहे हो, तो उसके बीच अर्थव्यवस्था कैसी रही, कैसी थी, इसके बारे में हम इस संदर्भ में बात करेंगे। तो पहला महायुद्ध, वैसे दूसरा महायुद्ध भी बहुत हद तक यूरोप में ही लड़ा गया, लेकिन क्योंकि हम वैश्विक होके बात कर रहे हैं, ग्लोबल ग्लोबल या पूरे विश्व के नजरिए से उस चश्मे को लगा के देख रहे हैं, तो वहां हम देखते हैं कि हर जगह कहीं ना कहीं इस युद्ध ने अर्थव्यवस्था, विश्व की अर्थव्यवस्था में ऐसा ब्रेक लगाया या उस ऐसे संकट में डाल दिया अर्थव्यवस्था को या इकोनॉमी को, या कहें कि पैसे, अर्थव्यवस्था इट्स ऑल अबाउट मनी, पैसा, पूंजी। इससे उबरने में 3 दशक लग गए, पहले महायुद्ध की बात करें तो। और उसके बाद जहां तक, जैसे कहें ना कि अगर आपका एक्सीडेंट हो गया और आप किसी तरीके से साइकिल में चल रहे हैं और किसी तरीके से उठ के अपनी साइकिल चलाना शुरू किया और 10 कदम आप चले और थोड़ा सा आपको ठीक लगा, उसी टाइम आपका दूसरा एक्सीडेंट हो गया। तो यही है जो दूसरा महायुद्ध हुआ कि विश्व की अर्थव्यवस्था संभलने को आ ही रही थी या उसने सांस ली ही थी, तभी दूसरा विश्व युद्ध हो गया। तो युद्ध के समय ये जो महायुद्ध हुए, उसके समय क्या परिवर्तन हुए। अब पहला विश्व युद्ध, जैसे हम कई बार बात कर चुके हैं, ये 2 खेमों के बीच में लड़ा गया था। पहला जो पाला है या पहली जो पार्टी है वो है मित्र राष्ट्र, यानी कि अलाइड फोर्सेस। ये अलाइड फोर्सेस में आते हैं ब्रिटेन, फ्रांस और रूस, ध्यान रखिएगा, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस। और दूसरा जो पक्ष था जो इनसे लड़ रहा था वो था सेंट्रल फोर्सेस, यानी कि धुरी शक्तियां, केंद्रीय शक्तियां। इसमें जर्मनी थे, ऑस्ट्रिया हंगरी, मतलब ऑस्ट्रिया और हंगरी दोनों साथ में थे उस समय, और ऑटोमन तुर्की। बेसिकली तुर्की की बात हो रही है, लेकिन ऑटोमन साम्राज्य था एक, तो उसमें तुर्की का बड़ा बोलबाला था, तो ऑटोमन तुर्की। 1914 से लेकर 1918 तक ये विश्व युद्ध लड़ा गया। और अगस्त 1914 में जब ये शुरू हुआ तो जब ये युद्ध शुरू हुआ तो लोगों को लगा कि कितना दिन चलेगा, हर लड़ाई कितने दिन चलती है, अरे ये तो खत्म हो जाएगा क्रिसमस तक। लेकिन ये तो 4 साल चल गया। आप ध्यान रखें, फिर से मैं आपको बताता हूं कि ये जो विश्व युद्ध है, 2 पार्टी के बीच में, मित्र राष्ट्र यानी कि ब्रिटेन, फ्रांस और रूस, दूसरी शक्तियां जो है केंद्रीय शक्ति यानी कि सेंट्रल फोर्सेस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और ऑटोमन तुर्की, इनके बीच में लड़ा गया। लोगों ने सोचा कि 1914 में युद्ध शुरू हुआ है, अभी क्रिसमस तक खत्म हो जाएगा, लेकिन 4 साल चल गया। 4 साल ध्यान रखना आपको, 1914 से 1918 तक। ऐसा भीषण युद्ध पहले कभी नहीं हुआ था। यहां पर दोनों पार्टी ने इस तरीके से लड़े कि बस बेहिसाब औद्योगिक शक्ति का उपयोग किया गया, यानी कि जितना भी जिसके पास बल था, टैलेंट था, फोर्स था, या आईक्यू मतलब मैं आर्मामेंट्स के बारे में बात कर रहा हूँ कि जिन्होंने जो जो हथियार यूज किए, तो इसलिए इसको कहा जा सकता है कि ये पहला आधुनिक औद्योगिक युद्ध था। औद्योगिक का मतलब इसमें उद्योग कहां से आ गया, क्यों? क्योंकि इस युद्ध में मशीन गन थे, टैंक था, हवाई जहाज था, यहां तक कि केमिकल वेपन्स, रासायनिक हथियार भी थे। रासायनिक हथियार ये सब कहां से आए थे? ये सब उद्योग से आए थे, ये उद्योग से आए थे। अब जब युद्ध होता है तो सिपाही भी चाहिए। अब सिपाही चाहिए, इनको इधर उधर ले जाना है तो आपको जलपोत की जरूरत पड़ेगी, यानी कि बड़े बड़े शिप्स की जरूरत पड़ेगी, रेलगाड़ियों की जरूरत पड़ेगी, इन सब चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो ये जो युद्ध है, इसने मौत और विनाश, ऐसी मौत और विनाश का एक तरीके से तांडव मचाया कि वो जो युग था, औद्योगिक युग, और जो औद्योगिक शक्ति थी, युद्ध में 90 लाख से ज्यादा लोग मारे गए। 90 लाख। इसीलिए इसको औद्योगिक युग कहा जाता है कि ऐसा युद्ध जहां पर 90 लाख लोग मर जाएं, 2 करोड़ घायल हो जाए। और जो मरे थे वो कौन थे? जवान लोग थे, जो लड़ाई करने जाते थे, जवान थे वो। तो इसका मतलब ये है कि जितने लोग मर गए, इसका मतलब कामकाज करने वाले लोग कम रह गए।
अब अगर काम का जो मेन काम करने वाला है आपके परिवार का वो घट जाएगा, तो आय भी गिर जाएगी परिवार की। जो उसकी इनकम है, परिवार की आय जो वो कमाते था परिवार, जिसके जैसे आदमी कमाता है ना, आमतौर पे देखा जाता है कि आदमी कमाता है, अब तो ऐसा नहीं रहा, लेकिन उस समय की बात कर रहा हूँ, आदमी कमाता है, घर में बच्चे रहते हैं, बीवी घर में काम करती है और बच्चों को संभालती है। लेकिन वो जो आदमी गया था वो तो मर गया। अब ये देखिए, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान एक हथियार फैक्ट्री है ये, कितना हथियार बन रहा है, कितने मजदूर काम कर रहे हैं। तो युद्ध में जो सामान उपयोग होना है, उसके लिए उद्योगों को दोबारा से बनाया, मतलब दोबारा से व्यवस्थित किया गया, उनका पुनर्गठन किया गया। पुनर्गठन मतलब होता है दोबारा से एक तरीके से रीवैम्प करना। तो अब युद्ध की जरूरत के हिसाब से चीजें चेंज की गई। अब युद्ध की जरूरत थी ना, तो युद्ध की जरूरत के हिसाब से सारी चीजें, जैसे पूरे समाजों को बदल दिया गया। अब मर्द क्या होते, समाज कैसे बदल गए, क्योंकि मर्द अब जाने लगे किस पे, मोर्चे पर। अब अगर मर्द चले गए मोर्चे पर, तो उनका काम कौन देखेगा, औरतें। औरतें बाहर आई, फिर घर से बाहर निकल के आई। ऐसे काम औरतों ने किए जो केवल मर्दों के माने जाते थे। यही कारण था, यही कारण, जो सबसे शक्तिशाली आर्थिक ताकत थे, उनके बीच में भी आर्थिक संबंध टूट गए। कहने का मतलब कि हम दो दोस्त हैं और हम जब लड़ने पे आ जाएं, तो हमारी सारी जो आपस की रिलेशनशिप है वो सब टूट जाएगी। मतलब वो देश अब एक दूसरे को खत्म करने पे तैयार थे। तो उनके बीच में जो आर्थिक संबंध थे, जो उनके बीच में ट्रेड हो रहा था, जिनके बीच में चीजों का आना जाना व्यापार हो रहा था। हिंदुस्तान पाकिस्तान को देखिए, जब भी हिंदुस्तान कुछ करता है तो पाकिस्तान ट्रेड बंद कर देता है, जब भी पाकिस्तान कुछ करता है हिंदुस्तान चीजें बंद कर देता है ना, मतलब ट्रेड बंद कर देता है, वाघा बॉर्डर क्लोज कर देता है। तो ये सब चीजें दो राष्ट्रों के लड़ाई में हमेशा नुकसान जनता का होता है, और ये सब चीजें चलती हैं। अब ब्रिटेन ने क्या किया, ब्रिटेन ने अमेरिका, ब्रिटेन को लड़ना था, तो ब्रिटेन की हालात आपने खुद ही देखे थे, इतना हमने डिस्कशन कर लिया। तो उसने अमेरिकी बैंकों से लिया क्या, कर्ज। अमेरिकी बैंकों से ब्रिटेन ने, ब्रिटिश सरकार ने क्या लिया, कर्ज। कर्ज लिया, तो कर्ज का इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, है ना। तो इस युद्ध में अमेरिका को कर्जदार की बजाय कर्जदाता देश बना दिया। यानी कि अब अमेरिका क्या करता था कि अमेरिका ने सबको कर्ज दिया, और युद्ध के बाद जो दूसरे देश हैं उसमें अमेरिका और उसके नागरिकों की जो संपत्तियां हैं, उसकी कीमत अमेरिका में दूसरे देशों की सरकारों या उन नागरिकों के जो स्वामित्व है अथवा नियंत्रण वाली संपदाओं से कहीं ज्यादा हो चुकी थी। इसको मैं दोबारा समझाता हूं आपको। देखिए कि जब आपसे कोई कर्ज लेगा, जैसे बैंक से कर्ज लिया, तो बैंक को क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। आप उसको इंटरेस्ट देंगे, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है ये। तो अमेरिका का इकोनॉमी, साथ में अमेरिका क्योंकि कर्जदार बन गया, तो दूसरे देश में अमेरिका के नागरिकों की और अमेरिका की ये सारी भी जो चीजें थी, चाहे उनका स्वामित्व हो उस जगह पे या संपदा हो, उन सब के रेट बढ़ गए, वो सब चीजें बढ़ गई। कहने का मतलब ये है क्योंकि अमेरिका अब कर्जदार से ज्यादा कर्जदाता बन गया था। तो अमेरिका किस लेवल पे बढ़ा, अमेरिका का क्या के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा वो आपने देखा अभी। अब युद्ध तो हो गया। हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी युद्ध होता है बहुत नुकसान होता है, दोनों पार्टी का नुकसान होता है। जो जितनी पार्टियां, तो बहुत सारी पार्टियां लड़ रही थी। उसके बाद अब जब सब चीजें आप खत्म कर देते हो, नेस्त नाबूद कर देते हो। मान लीजिए आपने एक कांच ऊपर से नीचे फेंक दिया, ग्लास या कुछ और, तो शीशे टूट गया। अब इन शीशों को आपको जोड़ना है। जोड़ना क्या है, जोड़ तो सकता नहीं, उसको उठा के कचरे में डालना है आपको, और ऐसे उठाना है कि हाथ भी ना कटे। तो युद्ध की ऐसी स्थिति हो जाती है। युद्ध की स्थिति ऐसी है कि अब वापस जो आर्थिक स्थिति है उसको आपको पटरी पे लाना है, दोबारा खड़ा करना है। युद्ध से पहले ब्रिटेन जो है जबरदस्त, सबसे बेहतरीन अर्थव्यवस्था थी, लेकिन युद्ध के बाद ऐसा नहीं रहा। जिस समय ब्रिटेन लड़ रहा था उसी समय, मतलब जब वो एक कहे कि वो लड़ाई में जूझ रहा था, भारत और जापान क्या कर रहे थे, भारत और जापान विकसित हो रहे थे। युद्ध के बाद भारतीय बाजार में पहले वाली जो वर्चस्व वाली स्थिति प्राप्त करना ब्रिटेन के लिए अब मुश्किल हो गया। क्यों, ब्रिटेन लड़ रहा था, हिंदुस्तानी जो अर्थव्यवस्था है या कहें जो उद्योग है वो आगे बढ़ रहे थे। तब दोबारा जब वो आया, इंग्लैंड जब फ्री हुआ,
तो उस तरीके से तो नहीं आ पाया वो बाजार में। अब उसे जापान से भी मुकाबला करना था, वो भी अलग है, जापान से भी मुकाबला करना पड़ रहा है। अब ये भी मैंने आपको बताया था कि ब्रिटेन ने कहां से कर्जा लिया था। कर्जा उसने लिया था किसने? अमेरिका से। अब उस बेचारे ब्रिटेन को, अमेरिका को कर्जा भी चुकाना हुआ। इसका मतलब ये है कि युद्ध जब खत्म हुआ तो ब्रिटेन बहुत जबरदस्त कर्जों में दब चुका था। तो ब्रिटेन की हालत हो गई खराब, ब्रिटेन की हालत हो गई खराब। युद्ध के कारण एक आर्थिक उछाह, मैं आपको बताता हूं उछाह क्या होता है, एक उछाह का माहौल पैदा हो गया था। क्यों? क्योंकि मांग, उत्पादन और रोजगारों में भारी इजाफा हुआ था। यानी कि जिसे हम कहते हैं, दो चीज होते हैं, आर्थिक मंदी और आर्थिक उछाह। यहां पर आर्थिक इकोनॉमी में थोड़ा सा बढ़ोतरी हुई क्योंकि मांग ज्यादा आई, लोगों की मांग बढ़ गई, उत्पादन उस हिसाब से बढ़ाया गया, और जब उत्पादन बढ़ता है तो रोजगार भी, मतलब उत्पादन कौन करेगा? लोग करेंगे, तो रोजगार भी बढ़ गए। तो जब युद्ध के कारण पैदा जो ये उछाह है, जब ये शांत होने लगा, क्योंकि युद्ध के कारण ये काम हुआ था, युद्ध के कारण थोड़ा उछाल आया था इसमें, आर्थिक व्यवस्था में। लेकिन जैसे युद्ध खत्म हुआ, ये उत्पादन की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि उत्पादन, अब युद्ध तो खत्म हो गया, तो जिस कारण से उत्पादन हो रहा था, युद्ध के लिए उत्पादन हो रहा था, वो कम हो गया। बेरोजगारी भी बढ़ने लगी, क्योंकि उत्पादन कम है तो लोगों को भी हटाया जाएगा। और दूसरी ओर अगर देखा जाए तो सरकार ने क्या किया, जो युद्ध है, जो युद्ध के लिए एक्सपेंडिचर किया, उसमें भी कटौती करना शुरू कर दिया। उसका कारण ये था कि जो शांति के समय जो कर लिए जा रहे हैं, उसके बिना पर उसके जरिए भरपाई की जा सके। तो रोजगार के इस प्रयासों से भी रोजगार फिर से खत्म हुआ, मतलब भारी तादाद में खत्म हो गए। 1921 में हर 5 में से एक ब्रिटिश मजदूर एक बेरोजगार था। इसका मतलब यह है कि रोजगार, युद्ध के बाद ब्रिटेन की हालत इस तरीके से खराब हुई, लोग बेरोजगार हो गए थे। और कारण मैंने आपको यहाँ बताया, ये कारण लिखने, अगर आपको ये युद्ध के बाद क्या हुआ और किस तरीके से ब्रिटेन की हालत खराब हुई, ये आपको यहाँ लिखना। यहां तक अभी बात खत्म नहीं हुई है। अब आइए कृषि पे यानी कि एग्रीकल्चर बेस्ड। यहां पर भी बहुत सारी चीजें संकट में आई। यहां पर भी कृषि से रिलेटेड जो भी अर्थव्यवस्थाएं हैं, या उसके अर्थव्यवस्था मतलब होता है अर्थ मतलब होता है सीधी बात पैसा, और व्यवस्था मतलब उसका प्लानिंग, मैनेजमेंट, इस तरीके से चीज। अगर आपको बहुत लेमैन के शब्दों में समझाऊं तो गेहूं उत्पादकों की बात मैं बताता हूं। युद्ध से पहले क्या था, जो यूरोप का पूर्वी यूरोप का भाग जो है, वो गेहूं सबसे ज्यादा पैदा कर रहा था। युद्ध जब हो रहा था तो ये स्थिति गड़बड़ा गई। अब ये गड़बड़ाई तो कनाडा, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, यहां पर पैदावार बढ़ने लगी। कहीं ना कहीं से तो चाहिए पूरे वर्ल्ड को, क्योंकि वैश्विक तौर पे हम बात करें, गेहूं तो उतना ही चाहिए, लोग तो उतने ही है ना पूरे विश्व में। लेकिन जैसे ही युद्ध समाप्त हुआ, जो पूर्वी यूरोप है उसमें गेहूं वाकई दोबारा पैदावार वहां की थोड़ी सी ठीक होने लगी, जो युद्ध के समय गड़बड़ा गई थी। और अब कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में भी पैदा हो रहा है। अब युद्ध के बाद पूर्वी यूरोप में भी गेहूं पैदा हो रहा है। इसका मतलब गेहूं हर जगह से पैदा हो रहा है, तो गेहूं बहुत ज्यादा हो गया। गेहूं के मतलब गेहूं बहुत ज्यादा बहुतायत में होने लगा। जब चीजें ज्यादा हो जाती है तो उसकी कीमतें घटती हैं, तो अनाज की कीमतें घट गई। अब कीमतें अगर घट जाती हैं तो जो किसान उसे पैदा कर रहा है उसको क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। तब किसान फंस गए इसमें, किसान इस तरीके से संकट में आ गए। तो ये कृषि में ये काम हुआ, कृषि में ये चीज हुई थी। अब बड़े पैमाने पर उत्पादन और उपयोग, देखिए अमेरिका की में जो सुधार हो रहा था ना, उसकी गति तो वाकई तेज थी। हम ये पहले भी जान चुके हैं कि युद्ध में अमेरिकी अर्थव्यवस्था को बहुत ज्यादा फायदा हुआ, क्योंकि वो उसने लोगों को कर्ज दिया था। और जब युद्ध हो गया, युद्ध के बाद थोड़ा सा ये एक ब्रेक लगा, यानी कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था का थोड़ा सा ब्रेक लगा, झटका लगा। लेकिन जब 20 के दशक का जो शुरुआती साल आए, उसमें दोबारा अमेरिकी अर्थव्यवस्था फिर से उड़ान पे आ गई। ये फैक्ट्री के बाहर कतार में खड़ी टी मॉडल गाड़ियां हैं,
इसके बारे में मैं बात करूंगा, इसका उदाहरण लेके हम समझाएंगे कि बृहत बृहत उत्पादन क्या होता है। बृहत मतलब बहुत ज्यादा उत्पादन, मतलब आप बहुत ज्यादा प्रोडक्शन कर रहे। तो 1920 के दशक में अमेरिका बहुत ध्यान से सुनिएगा, अमेरिकी अर्थव्यवस्था की क्या खासियत थी, ये सवाल पूछा जा सकता है। तो 1920 के दशक में एक जो अमेरिकी इकोनॉमी थी, उसकी एक बड़ी खासियत ये बात थी कि वहां पर जबरदस्त तरीके से प्रोडक्शन चल रहा था। बृहत मतलब होता है बहुत ज्यादा, उत्पादन मतलब प्रोडक्शन, यानी चीजों का उत्पादन बहुत तेजी से, बहुत ज्यादा। तेजी तो अलग बात है, तेजी तो अभी शब्द आएगा, लेकिन बहुत ज्यादा था, ये समझिएगा। अब जो बहुत ज्यादा उत्पादन हो रहा था, ये इसकी विशेषता बनी, लेकिन यही चीज आगे विशेषता तो थी, दुखद अंत भी लेती है। कार निर्माता से शुरू करते हैं हेनरी फोर्ड साहब। ये जो बहुत ज्यादा उत्पादन है, बृहत उत्पादन, उसके शुरुआती बहुत विख्यात, मतलब बहुत अच्छा नाम था इसका, इन्होंने इसकी शुरुआत की। उन्होंने देखा कि शिकागो में एक बूचड़ खाना है। बूचड़ खाना वहां होता है जहां पर ये दे किल चिकन्स, मतलब चिकन हो या जहां पर जो जानवर है उनको काटा जाता है। तो एक बूचड़ खाने में एक असेंबली लाइन है, और असेंबली लाइन यानी असेंबली लाइन मतलब ये होता है कि एक जगह फिर फटाफट कन्वेयर बेल्ट से दूसरी जगह, तीसरी जगह, ऐसे करके। तो उसकी तर्ज पर उन्होंने वो असेंबली लाइन देखी थी। उसी के हिसाब से उन्होंने तय किया कि डेट्रॉयट में जो अपना उनका कारखाना था, उसमें भी ये असेंबली लाइन स्थापित किया। असेंबली लाइन क्या होती है मैं बताऊंगा आपको, वो यहाँ आ रहा है। देखिए, शिकागो का जो बूचड़ खाना था, उसमें जो जानवर जब उनको काट दिया जाता था, तो उनको कन्वेयर बेल्ट पे रख दिया जाता था। और उसके दूसरे सिरे पे, मतलब कन्वेयर बेल्ट मतलब एक बेल्ट थी जो चलती रहती थी। जैसे आप हवाई जहाज जब एयरपोर्ट पे जाते हैं, कन्वेयर बेल्ट आती है ना, जहाँ से आपका सामान आता है, वह वैसे समझ लीजिए। तो जब कन्वेयर बेल्ट पे जब मांस रख देते थे, तो उस जगह पे, दूसरी जगह पे वो पहुंचता था। वहां पर जो मांस के विक्रेता है, खड़े जो मांस के विक्रेता दूसरे साइड में, वो अपना हिस्सा उठाते थे और निकल जाते थे। तो फोर्ड साहब ने देखा बड़ी कि ये कन्वेयर बेल्ट की चीजें बड़ी अच्छी लगी। उन्हें उत्पादन के लिए भी यही चीज अपनाई, असेंबली लाइन का तरीका। तो असेंबली लाइन का तरीका समय और पैसे दोनों के हिसाब से उनको लगा कि बड़ा किफायती है। ये अगर हम असेंबली लाइन लगा दें, इसका तरीका अपनाएं, तो हमारा काम बड़ा जल्दी हो जाएगा। तो असेंबली लाइन पर मजदूरों को एक ही काम, जैसे कार के किसी खास पुर्जे को ही लगाते रहना, मशीनी ढंग से बार बार करते रहना होता था। यानी कि एक आदमी, जैसे एक एग्जाम्पल बताता हूँ, जैसे एक आदमी यहाँ पर बैठा हुआ है, उसने नट लगाया, जैसे टायर है, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, टायर आया, नट लगाया, टायर आगे बढ़ गया, फिर इसने नट लगाया, दूसरा टायर आ गया। तो इसका काम केवल यह है, नेट लगाना। ठीक, यहाँ पर मान लीजिए इसको नट को लगाना, और यहाँ पर एक इस पे कुछ और, मान लीजिए कुछ लेप चढ़ाना, जैसे कोई कोटिंग चढ़ाना। तो जैसे यहाँ इसने कोटिंग चढ़ा दी, फिर आगे बढ़ गया। तो ये आदमी ये काम कर रहा है, ये आदमी ये काम कर रहा है। एक कन्वेयर बेल्ट की तरह शुरुआत से, जैसे मान लीजिए एक जीरो से शुरू हुआ, एक पार्ट लगा, दो पार्ट लगा, तीन पार्ट लगा, चौथा पार्ट यहाँ पर आ गया, पांच पार्ट यहाँ आ गया, छठवां पार्ट यहाँ आ गया, यहाँ तक आपकी कार तैयार हो गई। यहाँ कार इज रेडी। तो सब लोग यहाँ पर इस तरीके से बैठे हुए हैं और अपना काम कर रहे हैं, और एक ही आदमी बार बार काम कर रहा है। ये जो है कन्वेयर बेल्ट की स्कीम है। ठीक, ये समझ गए आप कन्वेयर बेल्ट से कैसे काम चल रहा है। तो अगर कोई कन्वेयर बेल्ट पे बैठा हुआ है, खड़ा हुआ है ना, यहाँ पे खड़ा हुआ है, कन्वेयर बेल्ट चलते चला जा रहा है। यहाँ पर क्या कोई सो सकता है? नहीं सो सकता। क्या यहाँ पर सिगरेट पीने जा सकता है? नहीं जा सकता। यानी कि अगर वो कन्वेयर बेल्ट पे काम कर रहा है, तो वो डर के मारे, क्योंकि अगर जैसे उसने काम छोड़ा, नुकसान हो सकता है, तो जोखिम नहीं उठाएगा कोई, है ना। अब ये इससे बात तो नहीं कर सकता, ये साहब जो है दूसरे बात से, अरे भाई तेरे घर में क्या था आज, तो मैं पालक के पराठे लाया हूँ, ये बता सकता है इसको? नहीं बता सकता। ये लोग तो फटाफट काम हो रहा है, ये इसमें लगे हुए हैं, मतलब अपने काम में लगे रहेंगे, तो बातचीत भी नहीं कर सकते। तो ये जो था, इसके कारण से हर 3 मिनट में, क्योंकि ये तरीका जो अपनाया हेनरी फोर्ड ने, 3 मिनट में एक कार उनके तैयार होने लगी। तो अब जबरदस्त तरीके से कार तैयार होने लगी, हर 3 मिनट में कार तैयार होने लगी। ये देखिए टी मॉडल नामक ये कार आपको दिख रही है, बहुत सारी कारें खड़ी हुई है, यहाँ पर बहुत ज्यादा कारें खड़ी हुई है। तो पहले जो ये लोग थे, उनको बड़ी मुश्किल हुई, ये लोग जो काम कर रहे थे, क्योंकि ऐसा काम पहले नहीं हुआ था, है ना। बहुत सारे मजदूरों ने क्या है, काम ये छोड़ दिया, क्योंकि इस माहौल में काम करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब हेनरी फोर्ड साहब ने कहा, अब कैसे किया जाए, ये तो मतलब लोगों को तेज काम करने का इतना आइडिया नहीं है, या फिर वो नहीं कर पा रहे।
तो उन्होंने क्या किया, 1914 में वेतन को दुगना दुगना, जैसे अगर $2.5 वो देते थे तो $5 देना शुरू कर दिया इन लोगों को जो यहाँ पर थे। और साथ में उन्होंने जो ट्रेड यूनियन है उनको भी पाबंदी लगा दी, क्योंकि जिनको परेशानी हो रही है वो ट्रेड यूनियन में जाते थे, ट्रेड यूनियन बात करता था इनके खिलाफ, हेनरी फोर्ड के खिलाफ, तो ट्रेड यूनियनों पे भी पाबंदी लगा दी। अब तनख्वाह जैसे बढ़ाई हेनरी फोर्ड साहब ने, तो जो मुनाफे में इनकी कमी, क्योंकि तनख्वाह बढ़ाओगे तो उनकी मुनाफे कम हो जाएंगे, तो इसलिए उन्होंने क्या किया कि ये जो असेंबली लाइन है इसकी रफ्तार बढ़ा दी, मतलब ये जो कन्वेयर बेल्ट चल रहा है ना उसकी रफ्तार और बढ़ा दी इन्होंने, तेज तेज कर दी इसको। तो उनको अब मजदूरों पे फिर से बोझ पड़ गया। अब यहाँ पर मान लो चार चार टायर पे ये कोटिंग करता था 1 मिनट में, अब ये 1 मिनट में 40 टायर की कोटिंग कर रहा है, तो कैसे हो पाएगा। तो साहब को तो लग रहा था, फोर्ड साहब को बड़े संतुष्ट थे, उन्होंने कहा कि मैंने बड़ा जबरदस्त काम किया है, इससे अच्छा फैसला मैंने जिंदगी में कभी नहीं लिया। फोर्ड साहब तो बड़े खुश थे इससे। अब ये फोर्ड साहब की जो पद्धति थी ये अमेरिका को बड़ी पसंद आई। अरे ये जबरदस्त तरीके से, इतनी फास्ट तरीके से काम करवा रहे हैं, चलो यार ये वाली टेक्निक हम यूज करते हैं। तो 20 के दशक में अमेरिका तो है ही है, यूरोप ने भी ये काम किया। यूरोप ने कहा कि ये तो फोर्ड साहब ने बड़ी अच्छी तकनीक निकाली है, बूचड़ खाने को देख के उन्होंने यहाँ पर उत्पादन बड़ा अच्छा कर दिया है। ठीक, तो बृहद उत्पादन पद्धति ने इंजीनियरिंग आधारित चीजों की लागत और कीमत में कमी ला दी, यानी कि जो बहुत ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा था उसने इंजीनियरिंग वाली जो चीज है, जैसे इंजीनियरिंग से कौन कौन सी चीज, जैसे लेथ मशीन होगी, उसका जो अमाउंट है, उसकी जो लागत है और उसकी कीमत है उसमें कमी कर दी, क्योंकि अब प्रोडक्शन बहुत ज्यादा लोग लेने लगे, तो अब अच्छा वेतन भी लोगों को मिल रहा है। तो जब अच्छा वेतन लोगों को मिलने लगा तो मजदूर भी कार खरीद सकते थे, उनके पास जब पैसा आने लगा तो वो भी कार खरीद सकते थे। तो 1919 में अमेरिका में 20 लाख कारें बनी, जो 1929 में 50 लाख हो गई। देखिएगा कितना परिवर्तन हुआ, 10 साल में 20 लाख से 50 लाख कार, 20 से 50 लाख कारें हो गई। बहुत सारे लोग फिर, अब ये सब चीजें बनने लगी तो कार ही, क्योंकि सब लोग ने, अमेरिका के दूसरे लोगों ने भी अपने अपने चीजों में इसको अपनाया, यूरोप ने भी अपनाया, तो फ्रिज, वॉशिंग मशीन, रेडियो, ग्रामोफोन, ये सब लोग ये बनाने लगे और लोग खरीदने लगे। अब ये सब चीजें हायर परचेज पे होती थी, कहने का मतलब आप आइए, सामान लेके चले जाइए, आप अपनी किस्त चुकाते रहिए। जैसे मान लीजिए 10,000 का सामान, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, 10,000 का सामान है, आप 1,000 दे दीजिए, 9,000 आप हर महीने देते रहिए। लोग बड़े खुश हुए, क्योंकि सबके जेब में इतना पैसा 10,000 तो होता नहीं था, तो लोगों ने बस 1,000 दिया, अपना सामान उठा के चल दिए। तो लोग कर्जों पे सामान ले रहे थे, जो कि आज भी चलता है। अब 1920 में ये जो दशक था, इसमें रहने का जो आवास के बारे में बात कर रहा हूँ, और जो निर्माण क्षेत्र है, बनाने वाला जो क्षेत्र है, इसमें बड़ी अच्छा उछाल आई। तो इससे अमेरिका में संपन्नता आई, अमेरिका में आराम से लोग रहने लगे। तो जब अमेरिका में लोग अच्छे से रहने लगे, मकान निर्माण होने लगा, तो उनको घरेलू चीजों की भी जरूरत पड़ती रही, और उससे चीजें बन भी रही थी, तो उनका उपभोग भी अच्छे से हो रहा था। राइट, तो जो उपभोग हो रहा था, यानी कि लोग चीजें खरीद रहे थे, जैसे वॉशिंग मशीन खरीद लिया, और जब उपभोग बढ़ते उपभोग होगा, लोग चीजें ज्यादा लेंगे, तो ज्यादा निवेश की जरूरत पड़ रही थी, और इससे रोजगार भी बन रहे थे और आमदनी में भी लोगों की वृद्धि हो रही थी। ओके, अब 1923 में मैंने कहा अब ये सब अच्छी अच्छी चीजें चल रही हैं। 1923 में जो अमेरिका शेष विश्व की पूंजी का निर्यात दोबारा करने लगा, और मतलब 1923 में अमेरिका के पास इतना पैसा आ गया कि वो लोगों को कर्ज देने लगा, देशों को, और सबको कर्जदार बनाते चला गया। जिसको भी पैसा चाहिए था अमेरिका के पास जाता था, अमेरिका देता था उनको। अमेरिका के द्वारा जो आयात है, इंपोर्ट, और पूंजी निर्यात, पैसा जो वो दे रहा था, इसने उन लोगों को, खासतौर पे यूरोपीय अर्थव्यवस्था को मदद की, संकट से उबारने की मदद की। आपको याद होगा कि जब जर्मनी की बुरी हालत हो गई थी, तब भी अमेरिका ने ही पैसे दिए थे। तो विश्व व्यापार में अगले के जो 6 साल है, यानी कि 1923 से 1929 तक बिल्कुल बढ़िया रहा विश्व व्यापार, और जो पैसे की वृद्धि है हुई, बाकी चीजें सुधरी। लेकिन मैंने बताया था ना कि ये चीजें ज्यादा दिन तक चली नहीं। 1929 तक अब दिक्कत आने लगी, आर्थिक संकट आया, और वो क्या था
जो पहला जबरदस्त आर्थिक संकट जो पूरे विश्व ने, पूरी दुनिया ने इसको महसूस किया, वो थी महामंदी। इस महामंदी का अगर मैं आपको चित्र दिखाऊं तो ये महामंदी है जिसमें एक अप्रवासी, एक खेत मजदूर का बेघर और भूखा परिवार 1936 का चित्रण है। ये देखिए, ये हालत थी लोगों की इस महामंदी के समय। ये शुरुआत हुई महामंदी की 1919। महामंदी मतलब, महा मतलब बहुत ज्यादा, मंदी मतलब स्लो डाउन, चीजों का कम होना। आप देखिएगा क्या होगा इसमें। तो आर्थिक महामंदी की शुरुआत कब हुई? 1929 में, और ये मतलब ये मध्य तक गया, 30 के दशक के मध्य तक गया। 1936 का आप यहाँ पर देख ही रहे हैं चित्रण। इसमें हुआ यार कि जो उत्पादन है, जो प्रोडक्शन हो रहा था, जो रोजगार थे, लोगों की जो इनकम थी और जो व्यापार, इसमें जबरदस्त गिरावट आई। और ये मंदी ऐसा नहीं कि हर जगह, सब देशों में एक जैसे आ गई। किसी जगह कुछ हुआ, किसी जगह कुछ हुआ, किसी समुदाय, किसी क्षेत्र पे अलग हुआ। ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो औद्योगिक उत्पाद था, यानी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो हो रहा था, उसकी अगर कंपैरिजन में आप देखें, जो खेतीहर उत्पाद यानी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो हो रहा था, उसकी कीमतों में ज्यादा भारी और ज्यादा समय तक कमी बनी रही। बहुत समय तक ये गैप रहा। फिर से समझिएगा कि ये जो मंदी है, इसका समय और असर सब देशों पर एक जैसा नहीं रहा। उसका कारण ये था कि जो औद्योगिक उत्पादन है, जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हो रहा था, अगर उसको आप जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है उससे देखें तो उनकी कीमतें और में काफी जो डिफरेंस है वो बहुत दिनों तक बना रहा। ये बहुत दिनों तक जब चीजें ऐसी रहेगी, क्योंकि ये हो नहीं सकता था, ये एक खतरनाक स्थिति थी। तो ये जो महामंदी आई उसका एक कारण नहीं था, मैं उसको एक एक करके बताता हूं। कि पहली चीज तो ये है कि युद्ध के बाद विश्व की अर्थव्यवस्था कमजोर हो गई थी, है ना। ये तो चीज ठीक है। तो पहले कारण से मैं शुरू करता हूं कि कृषि क्षेत्र में बहुत ज्यादा उत्पादन हो रहा था। ये तो अपनी समस्या थी ही थी। अब जब बहुत ज्यादा उत्पादन होगा तो वो सारे उत्पादन की कीमतें गिर जाएंगी। जब बहुत सारी चीज आ जाएगी, उसकी कीमत कम कीमतों पे बेचना पड़ेगा। आप, बगल वाला भी बेच रहा है, आप भी बेच रहे हो, तीसरा आदमी भी बेच रहा है वही सामान, तो आप कम चीजों में कम अमाउंट में बेचोगे, तो कीमतें गिर गई। किसानों को जो आय मिलनी थी वो कम हो गई, है ना। तो वो क्या करते थे, उल्टा हो रहा था। वो किसान क्या करते थे कि उनकी आय घटने लगी तो वो और ज्यादा उत्पादन करते थे, और चीजें बोते थे, और चीजें बढ़ाते थे। लेकिन फिर भी उसके बाद जब चीजें और बढ़ाएंगी तो कम कीमत और कम हो जाएगी। कहने का मतलब, मैं, आप और तीसरा आदमी सेम चीज बेच रहे हैं, उनको कम आय मिल रही है, कम चीजें मिल रही है, क्योंकि तीनों बेच रहे हैं तो हमको कम में बेचना पड़ेगा। अगर मैं अकेला बेच रहा होता तो अच्छे दामों में बेचता। उसके बाद ये हुआ कि मुझे लगा मुझे कम मिल रहा है, कम आय मुझे मिल रही है, तो मैंने और उत्पादन बढ़ा के ज्यादा बेचना शुरू कर दिया, ताकि जो, अगर मेरा उत्पादन एक्स था और मुझे 5 रुपए मिल रहे थे, तो मैंने 2x कर दिया ताकि मुझे 10 रुपए मिले। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ऐसा हुआ नहीं। तो इससे क्या हुआ, जो बाजार में उत्पाद बहुत ज्यादा हो और भी बढ़ गए, तो कीमत और नीचे चली गई। खरीदार है ही नहीं। तो जब खरीदार है ही नहीं, तो जो कृषि का उत्पादन था वो चीजें सड़ने लगी। एक कारण मैंने आपको बता दिया, एक तो ये था। दूसरे कारण पे आ जाते हैं। बहुत सारे देश किससे कर्जा ले रखा था उन्होंने? अमेरिका से। तो जब हालात बहुत अच्छे थे तो अमेरिका से कर्जा जुटाना बहुत आसान था। लेकिन जैसे ही संकट आया, अमेरिकी जो उद्योगपति थे कहें, या उद्यमी थे जो उद्योग करते थे, उनके होश उड़ गए। 1928 के पहले 6 माह तक विदेशों में अमेरिका का कर्जा $1 अरब था। समझिएगा, 1928 से पहले अमेरिका ने जो कर्जा दे रखा था, या कर्जा देता था, हर एक पहले 6 माह तक वो कर्जा $1 अरब था। और साल भर के अंदर ये जो कर्जा है घटकर केवल चौथाई रह गया। मतलब 1 अरब को आप 4 से डिवाइड कर दीजिए। तो जो अमेरिकी कर्जे पे निर्भर थे, जो अमेरिका से कर्जा लेके अपना काम निकाल कर लेते थे, वो क्या करेंगे? उनको तो संकट आ गया, वो कहां से लाएंगे पैसा? क्योंकि अमेरिका तो उनकी मदद कर रहा था। आप ये देखिए बेरोजगारी में कैसे लोग खड़े हैं। यहाँ पे ये एक चित्रण है, सब बेरोजगार है बेचारे। तो सब देशों पे ऐसा प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन अमेरिकी पूंजी के लौट जाने से, मतलब अमेरिका पे सबसे ज्यादा स्लो डाउन का जो असर पड़ा, इससे रिपल इफेक्ट, एक वेव समझ लीजिए, समुद्र की धारा की तरह बाकी लोगों पे भी असर पड़ा। बहुत बड़े बड़े जो बैंक थे वो सब धराशायी हो गए, मुद्रा की कीमत गिर गई,
और ब्रिटिश पाउंड का भी हालत खराब हो गई। लेकिन जो लैटिन अमेरिका है और बाकी जो स्थान है उस पर कृषि और कच्चा माल इन सब की जो कीमतें हैं लुढ़कने लगी। अब अमेरिका ने क्या किया, ये महामंदी हो गई तो उसको उससे बचने के लिए क्या किया, उससे अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए जो आने वाला माल है, मतलब आयातित माल है, इंपोर्ट माल पदार्थ पर 2 गुना सीमा शुल्क लगा दिया कि भाई जो भी इंपोर्ट होगा उस पर शुल्क लगाओ, उसी से तो पैसा मिलेगा हमें। अब विश्व में जो लोग व्यापार कर रहे थे किनके साथ, अमेरिका के साथ, अमेरिका में जाते थे वो सामान देने के लिए, लेकिन उनको पता लगता था यहाँ तो डबल कर दिया इन्होंने शुल्क, उनकी भी कमर टूट गई। तो मंदी का सबसे ज्यादा असर जो है वाकई में जो जो देश उद्योग वाले थे वो अमेरिका को ही झेलना पड़ा। तो अमेरिका ने पहली चीज तो ये, अमेरिकी बैंकों ने ये सब जो मंदी और कीमतों में कमी चल रही थी, उन्होंने जो घरेलू कर्ज, मतलब वहां जो इंटरनल कर्ज है वो देना बंद कर दिया। जो अगर कर्जे वो दे भी चुके थे उनसे वो वसूली कर रहे थे। अब किसान अब जो पैदा कर रहे थे वो तो बेच नहीं पा रहे थे, परिवार भी उनके तबाह हो गए, कारोबार भी ठप पड़ गए। अब जो आमदनी ही नहीं हो रही है तो ये जो परिवार, इंटरनल परिवार है, मतलब इंटरनल जो लोग हैं वहां के अमेरिका के, वो कर्जे कैसे चुकाएंगे। तो इसके कारण उनका मकान, कार, सारी चीजें कुर्की कर दी गई, नीलाम हो गई। अब 20 के दशक में जो उपभोक्तावादी संपन्नता दिखाई दे रही थी, आपको याद होगा कि जिस तरीके से कारें बिक रही थी, जिस तरीके से आराम से लोग रह रहे थे, वो सब धूल हो गई, धुआं हो गई, खत्म हो गई। बेरोजगार बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई। आप ये चित्रण देख ही पा रहे हैं। बेरोजगारी बड़ी जबरदस्त आ गई, लोग इधर उधर जाने लगे, बैंकिंग व्यवस्था तो खत्म ही हो गई थी। अब निवेश, जो लोगों ने पैसे लगाए हैं वो उससे लाभ ही नहीं पा रहे हैं, कर्जा वसूल नहीं हो पा रहा है। और जिन लोगों ने पैसा जमा किया है, क्योंकि बैंक दिवालिया हो गए तो वो उनके पैसे भी चले गए। अब ये अगर देखें तो 1933, आंकड़ों से बताऊं मैं, तो 1933 तक 4000 से ज्यादा बैंक बंद हो चुके थे और 1929 और 1932 के बीच 1,10,000 कंपनियां बिल्कुल चौपट हो गई। 1935 जब तक आया तो ये जो औद्योगिक देश थे ये इस आर्थिक संकट से निकलने लगे थे, लेकिन फिर भी जो ये इन सालों में हुआ वो लोगों के दिमाग में छप चुका था। और खासतौर पे जब अमेरिका जैसा देश अगर धराशायी हो जाए, उसका महामंदी का असर ऐसा आ गया, तो उसका रिपल इफेक्ट सब पे पड़ा। भारत में और महामंदी कैसे, क्या असर है, भारत पे क्या असर पड़ा, ये जानना बहुत जरूरी होगा। अब ये देखिए कि 20वीं सदी में पूरे विश्व, पूरे ग्लोबली अर्थव्यवस्था एक हो चुकी थी, है ना। तो अगर दुनिया में कहीं एक चीज होती थी तो बाकी जगह पर तो उसका असर होगा ही होगा ना, होगा कि नहीं होगा, सब जगह होगा। एक जगह कुछ हुआ तो दूसरी जगह होगा ही होगा। तो आपने ये देखा कि जो हमारा औपनिवेशिक भारत है, मतलब जब हम ब्रिटिश राज में थे, तो जो कृषि वस्तु है और उसका निर्यातक और तैयार मालों का आयातक हम बन चुके थे भारत। हम क्या करते थे, कृषि वस्तुओं को निर्यात करते थे, एक्सपोर्ट करते थे, और जो तैयार होता था माल उसका आयात होता था, इंपोर्ट होता था हमारे यहाँ। महामंदी से बिल्कुल ये प्रभावित हो गया। तो 1928 से 1934 के बीच जो हमारा देश है उसका आयात निर्यात जो है वो आधा हो गया। आप सोचिए, हम पे भी असर पड़ा। तो जब जो वर्ल्ड का बाजार है उसमें कीमत गिरने लगी तो यहां पर भी कीमत नीचे आ गई। हमारे देश में, हिंदुस्तान में 1928 से 1934 के बीच में गेहूं का एग्जाम्पल लें तो वो 50% उसकी कीमत गिर गई। और शहरी, अगर आप निवासियों के से कंपेयर करें, जो गांव वाले हैं, तो शहरी निवासियों के मुकाबले किसानों और काश्तकारों को ज्यादा नुकसान हो गया। देखिए, जब कृषि उत्पाद की कीमतें गिरी, सरकार ने लगान वसूली से छूट देने से जब इनकार कर दिया, सबसे बुरी जो मार उनके साथ ये हुई कि काश्तकारों पर पड़ी ये मार जब विश्व बाजार के लिए उपज वो पैदा करते थे और वहीं पर वो चीज नहीं जा पा रही थी, है ना। बंगाल में जूट पटसन का हिसाब किताब बताता हूं आपको। बंगाल में कच्चा पटसन उगाते थे और जिससे कारखानों में टाट की बोरियां बनाई जाती थी। इस पटसन से टाट की बोरियां बनती थी। लेकिन जब टाट का निर्यात ही बंद हो गया तो कच्चा पटसन का क्या होगा, उसकी कीमतों में 60% गिरावट आ गई। तो जिन काश्तकारों को वो समझ के बैठे थे कि हमारे दिन फिरने वाले हैं,
या बेहतर आमदनी होने वाली है, तो उसके लिए उन्होंने बहुत सारे कर्जे ले रखे थे, उनका क्या हाल होगा? उनका क्या हाल होगा? वे कर्ज में डूबते रहे क्योंकि उनको आमदनी तो अब हो नहीं रही थी। तो एक बंगाल कवि ने कहा, चलो भाइयों नकद की उम्मीद में और ज्यादा पटसन तुम उगाओ, लागत और कर्जे में पिसकर नाउम्मीदी पाओ, सारी पूंजी लगा फंसा कर फसल खड़ी कर जाओ, घर पर बैठे बनिए देंगे 5 रुपए मन भाव। तो ये जो पूरे देश के जो काश्तकार थे वो तो कर्ज में आ गए, ठीक, और खर्चे पूरे करने के चक्कर में उनकी बचत तो खत्म हो ही गई, जमीनें उनकी गिरवी पड़ी थी, गहने जेवर भी वो बेच चुके थे। इन सालों में जो कीमती धातु थे, हमारे यहाँ जो कीमती धातु था उसका फिर जैसे सोना हो गया, उसका निर्यात होने लगा। एक बहुत प्रसिद्ध अर्थशास्त्री है कीन्स साहब, कीन्स, इनका यह कहना था कि भारतीय सोने के निर्यात से काफी विश्व को हमने, क्योंकि सोने का निर्यात किया, सोना भेजा, तो इससे अर्थव्यवस्था में काफी सुधार हुआ। तो इससे ब्रिटेन को भी बड़ा लाभ हुआ। तो 1931 में जब मंदी वाकई में एकदम टॉप पे थी, तब ग्रामीण भारत में भी यही हालात थे, असंतोष का माहौल था, उथल पुथल चल रही थी। और उसी समय महात्मा गांधी ने सिविल नाफरमानी यानी कि सविनय अवज्ञा, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू कर दी। तो ये मंदी भारत में उतनी ज्यादा दुखदाई नहीं रही, कीमतें गिर तो रही थी, इसके बावजूद जो शहर में थे लोग वो ठीक ठाक थे, उनकी आय निश्चित थी। शहर में रहने वाले जो जमींदार थे, जिन्हें जमीन पर अपना बंधा बंधाया अमाउंट या भाड़ा मिलता था, या जो कर्मचारी, जो वेतन भोगी कर्मचारी थे, वो ठीक ठाक रहे। तो हिंदुस्तान में ज्यादा, शहर में ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। गांव के बारे में मैंने आपको बता दिया कि ये तो उन्होंने कहानी भी लिख दी और एक कविता भी लिख दी। तो ये एक और भाग देखा हमने इस चैप्टर का, एक और अभी बाकी है, उसको देखेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी की।